बांग्लादेश भी है, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी परसों ही बोला कि ये बीआरआई के जो लोन्स है ना, ये डेट ट्रैप है। इसमें जो कंट्रीज सारे वर्ल्ड को उन्होंने चेतावनी दी या वार्निंग दी कि इस डेट ट्रैप में फंसे था तो बचना मुश्किल होगा। मसला हल किया जाए, लेकिन वहाँ पर भी हम ये सुनते हैं कि एक कमरे के अंदर बैठ के सीपैक के एग्रीमेंट जो हैं चाइनीज़ कंपनीज को दे दिए गए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बड़ी परसेंटेज जो है किकबैक कमीशन की ली गई। एक अंदाजे के हिसाब से जो मेरे कानों में बात पड़ी है कि $3.5 बिलियन की तो एक इम्पॉर्टेंट ऐसी शख्सियत जो थी, जो किसी एक पॉलिटिकल शख्सियत के कोई साहिबजादे थे, जो वो पैसे लेके या कोई उनके रिश्तेदार थे जिन्होंने वो पॉकेट किए पैसे और पाकिस्तान से वो गुम हो गए। हमारे इस वक्त जो फॉरेन डेट्स है दैट इज 116 बिलियन US डॉलर। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि कहां से पे बैक करेंगे। तो जितने भी गुंडे माफिया टाइप के लोग होते हैं, इनका एक चीज़ बराबर हम देखेंगे, जब तक जो आदमी इनसे दबा हुआ है, जो इनके प्रभाव के चलते बेचारा ऑप्रेस्ड है, वो जब तक इनका ये प्रभाव रहता है तब तक तो झेलते रहते हैं। जहाँ वो देखते हैं कि इसका थोड़ा सा टाइम गया या इसको भी कोई मजा चखाने वाला, इसको धूल चटाने वाला कोई आ गया, तब वो खुलकर उनके विरोध में, और जितना पुराना हिसाब किताब है वो चुकता करने पर आ जाते हैं। यही चीज़ आज चाइना के साथ में भी हो रही है। इतने लंबे समय थे चाइना ने खाली अपने पड़ोस में हम देखें तो एक श्रीलंका और बांग्लादेश को, पाकिस्तान भी उसमें है लेकिन उसको छोड़ दें, श्रीलंका और बांग्लादेश को लंबे समय से उसने सताया डेट ट्रैप में फंसा के। अब जब वो देख रहे हैं कि वो ताइवान में फंस गया है, तब ये दोनों देश भी खुलकर जो है एकदम बेइज्जती कर रहे हैं चाइना की, खुल करके जो उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ड्रीम प्लान है, और ये प्लान ये है कि बेल्ट और रोड से सिल्क रूट जो था उसके थ्रू अपने कंट्री को रेस्ट ऑफ एशिया से जोड़ना, साथ में यूरोप तक ले जाना और अफ्रीका तक ले जाना। इस बीआरआई के थ्रू उन्होंने अपने लिंक्स, या जैसे बोले आप आर्टरीज बनाई हैं अपने। पक्का साहब, ये बात बताइए कि जो बीआरआई के लोन्स हैं, हमने तो देखा कि सीपीईसी के लोन्स भी कुछ उस लेवल पे हैं कि न तो श्रीलंका के लिए पे करना आसान हो रहा है, न बांग्लादेश के लिए, और पाकिस्तान के लिए भी टफ हो रहा है। हाँ, मतलब वो बिलियन ऑफ डॉलर्स पे आप इतना बड़ा मार्कअप या इंटरेस्ट रेट आप लेके जा रहे हैं, तो वो फिर मतलब आप कैसे पे बैक करेंगे। मतलब हम उनसे लेते हैं, IMF से लोन लेते हैं, 23rd हमारा अभी प्रोग्राम उनके साथ चल रहा है, वो गालिबन 1.5 या 2% पे होता है हार्डली, या इससे भी शायद कम होता है। उसके बावजूद हमारे इस वक्त जो फॉरेन डेट्स है दैट इज 116 बिलियन US डॉलर। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि कहां से पे बैक करेंगे। और जिसके नतीजे में जो रेट ऑफ रिटर्न था उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उसको 28 या 30% तक जो है वो बढ़ा दिया गया। एक हिंदुस्तानी सीमेंट कंपनी जो है अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने रशिया के साथ एक कोयला खरीदने का एग्रीमेंट उसका जो है वो सामने आया। रॉयटर की इतला ये है कि ऐसी बहुत सी और भी डील्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और ये डील जो है ये हिंदुस्तानी हुकूमत के नॉलेज में है। इन अदर वर्ड्स, हिंदुस्तान की सरकार के अप्रूवल से ये डील जो है हुई। और एक इसी जगह पे उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई रशियन तेल खरीदने नहीं जाते इंटरनेशनल मार्केट में, हम तो तेल खरीदने जाते हैं बेस्ट पॉसिबल डील हमें जहाँ से मिलेगी हिंदुस्तानी कंज्यूमर के लिए, हम वहाँ से खरीदेंगे। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मॉरल लेसन है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और इंडिया किस तरह से इस पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर को डील कर रहा है। लेकिन सर हम डिटेल देख लें, अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स देखें, जो मैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, तो कम से कम 3 तो बहुत ही बड़े एग्रीमेंट्स हैं। लमुआ जो लॉजिस्टिक जो एक्सचेंज का, लमुआ जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो कॉर्पोरेशन का मेमोरेंडम है, कॉमकासा जो कम्युनिकेशन की कॉर्पोरेशन का एग्रीमेंट है, ISA हिस्सा जो बेसिकली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का एग्रीमेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हिंदुस्तान ने कर रखे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को कोई खौफ नहीं है कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान से नाराज़ हो सकता है। ये इसलिए बहुत बड़ा बॉम्बशेल है, ये इसलिए बहुत बड़ी सीज़मिक चेंज है कि हिंदुस्तान के, आपने देखा कि पाकिस्तान पे कितना दबाव है, यूरोप पे कितना दबाव है, चीन को कितना कुछ कहा गया, बाकी सारी दुनिया को कितना कहा गया, जापान को कितना कहा गया, लेकिन हिंदुस्तान जो है उसने अमेरिका का प्रेशर मानने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ बहुत से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हैं। एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स का पूरा प्रोसेस है जो 9/11 के बाद शुरू हुआ। कहा जाता है कि शायद छोटे बड़े एग्रीमेंट्स अगर मिला लें तो 50-60 एग्रीमेंट जो हैं हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के अमेरिका के साथ कर रखे हैं। कि यूक्रेन की जंग के बाद हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अमेरिका, बरतानिया और फिर यूरोप ने
कहा कि रशिया के साथ ट्रेड न करें, मकसद पाबंदी नहीं लगाई, सैंक्शंस नहीं लगाई। आपने सुना पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि हम रशिया से कैसे ख़रीदें तेल, क्योंकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस है, बड़ा मुश्किल है। ये बात बिल्कुल गलत थी, झूठ है, हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। अभी तक कोई फॉर्मल सैंक्शंस लग जाएं कल को वो एक अलग बात है। अभी तक रशिया के तेल के ऊपर या गैस के ऊपर कोई फॉर्मल इंटरनेशनल सैंक्शंस या अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर की जो है वो सैंक्शंस नहीं है। तो फिर वो क्वेश्चन है कि अमेरिका से हमारे अशराफिया ने पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या हासिल किया और चीन से हमारी अशराफिया ने पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या हासिल किया। आज जब हिंदुस्तान अपनी डिसीजन मेकिंग हमें करके दिखा रहा है, इसको मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस बदलते हुए रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 16 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की सियासी तब्दीली आई है, उस सियासी तब्दीली से ना तो चीन को बहुत खुश नज़र आता है, रूस तो ऑफकोर्स खुश नहीं है, पाकिस्तान के लोग भी खुश नहीं। इस सियासी तब्दीली से हमने क्या हासिल किया और हमारी डायरेक्शन क्या है। थैंक यू सो मच। ये डील सिर्फ $26 मिलियन की है। अब आपके जहन में ये बात आती है कि इसकी क्या आखिर अहमियत है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, चीन के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हम तो देख रहे हैं कि यूक्रेन की जंग के बाद से हिंदुस्तान की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 8 से 9 गुना या 10 गुना जो है बढ़ चुकी हैं। हिंदुस्तान न सिर्फ रूस से तेल अपने लिए ख़रीद रहा है, सस्ता तेल जो $35 से $40 कंसेशन पर बैरल पे उसको मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पेनफुल क्वेश्चन है, ये रिफ्लेक्शन का सवाल है पूरी पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। बस एक लास्ट मैं कमेंट कर दूं कि उसके बाद हमारा चीन के साथ जो एक पहले ही था स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, लेकिन सीपेक की फॉर्म में चीन की जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की शक्ल में, रोड नेटवर्क लॉजिस्टिक्स की शक्ल में, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की शक्ल में, अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की शक्ल में, वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या हासिल किया गया। बल्कि उसकी हिंदुस्तान के पास चूँकि रिफाइनरीज हैं, वो उसको रिफाइन करके पूरे यूरोप, पूरी दुनिया, इस हद तक कि अमेरिका के अंदर भी रूस का तेल, वो अमेरिका जिसने अपने एक सैंक्शंस लगाई हुई है, अमेरिका और बरतानिया ने रशियन ऑयल के ऊपर, हिंदुस्तानी जो है वो रशियन ऑयल को रिफाइन करके उसके ओरिजिन को मास्क करके, चेंज करके उसे पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसे अमेरिका के शोर्स तक पहुंचा रहे हैं। जैसे अमेरिका की खातर हमें इन रिटर्न अमेरिका से क्या मिला? हमारे डिसीजन मेकर्स, हमारे अशराफिया, हमारे जो सो कॉल्ड बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए अमेरिका से क्या कंसेशंस हासिल की? क्यों जब से हम देख रहे हैं चाइना ताइवान फंस गया, और जब से ये नैन्सी पेलोसी वाला पूरा मामला हुआ, इतनी बेइज्जती हुई है इसकी। बेइज्जती तो हम कम कहेंगे, बेइज्जती से ज़्यादा इसका जो पर्दाफाश हो गया है कि ये खाली डरा सकता है, ये खाली जो है वो गीदड़ भपकी दे सकता है, असल में इसकी कुछ भी करने की इसकी क्षमता नहीं है। अगर हम देखें ना, इतनी इसने बात करी, चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी। चाइना को नहीं बोलना चाहिए इतना सब। अगर उसको पता था कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है तो फिर ये नहीं बोलना चाहिए हम प्लेन गिरा देंगे, हम तो ये कर देंगे, आग से मत खेलो, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें कह डाली। अब आप देखो ये जितने भी हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब में या और भी जहाँ जिनको इन्होंने डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, सब में, उसमें नेपाल भी शामिल है और भी देश हैं, तो सब में एक चीज़ कॉमन थी, चाइना ने इतना पैसा खर्च ही इसलिए किया था ताकि हिंदुस्तान की घेराबंदी करी जा सके। इतना पैसा देके लाद दो कि ये हमारे गुलाम बन जाए, सीधी सी बात है। अब उसका उल्टा हो गया, समझ नहीं पाया इस सब कॉन्टिनेंट की साइकी क्या है। यहाँ पे बड़ा लोग पैसा घपला करके बैठ जाते हैं, वापस करने के टाइम पे फिर रोने गाने सब करने लगते हैं। इसमें क्या, ऐसा भी नहीं कोई श्रीलंका बहुत दूध का धुला है, ऐसा कतई नहीं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बाकी और कोई भी देश हो, ये सब दूध के धुले हैं। इन सबको पता था जब श्रीलंका में ऐसी जगह एयरपोर्ट बन रहा था जहाँ से कोई जहाज ही नहीं उड़ सकता, तो क्या किसी ने श्रीलंका के पीएम को बताया नहीं होगा कि नहीं ऐसा, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे मत करो गलती। या बांग्लादेश में जब दबादब पैसा आ रहा था तब तो पैसा तो रखते चले गए जेब में, तब किसी ने उनको बताया नहीं था कि कल को आपको चाइना वापस भी करना पड़ेगा, चाइना को, ये सब सीधी सी बात है, बताया होगा। लेकिन ये थोड़ा सा पैसा
इन सभी कॉन्ट्रैक्ट के लोगों में आप देखोगे तो ये पैसा डकारने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में अब हिंदुस्तान ने खेल कर दिया खेल। हिंदुस्तान ने सही समय पे चाइना से बहुत ज़्यादा कम पैसा करके हिंदुस्तान करता रहा वेट एंड वॉच कि ठीक है बेटा, खा रहे हो पैसा, आज खाते रहो। एक टाइम आएगा जब पैसा खाने वाला तुमको ऑप्रेस करेगा, जब तुमको दबाएगा, जब तुमसे जबरन पैसा वापस मांगेगा, तब हम खेल करेंगे। अब वही चीज़ हुई। अब जब वो इनको दबा रहा है, इनसे जबरन की प्रॉपर्टियां छीन रहा है, जबरन के अलग अलग संस्थानों को कब्जे आ रहा है, तब इंडिया ने खेल कर दिया और इंडिया एकदम रॉबिन हुड बन के पहुँच गया वहाँ पे। तो बांग्लादेश को अगर आप छोड़ दो तो बाकी देशों की जो ग्राउंड पब्लिक है, जो आम आदमी जिसका कोई पॉलिटिक्स से किसी से लेन देन नहीं, वो समझता है कि इंडिया एक मसीहा है। बांग्लादेश में तो खैर थोड़ा सा जानते ही हो आप कि थोड़ा उत्पाती प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा है वहाँ की मेजॉरिटी में। तो वो तो उनके पास में जो मेजॉरिटी बांग्लादेश की, उसके मन में तो हिंदुस्तान के प्रति हमेशा नफरत थी और वो शायद रहनी भी है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम बाकी देशों में सरकारें भी और जो आम आदमी है वो भी हिंदुस्तान को मसीहा मानता है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार इंडिया को बहुत मानती है। इसीलिए आप देखो बांग्लादेश से इंडिया की तरफ अगर आप मोटा मोटी 2-4 रोहिंग्या जैसे इशू को छोड़ दोगे तो कभी भी आतंकवादी हमला या और किसी भी तरीके की ट्रबल मेकिंग जो है वो इंडिया के लिए नहीं हुई बांग्लादेश की तरफ से। कुछ एक मुद्दे ज़रूर रहे होंगे लेकिन वैसा कुछ नहीं देखने को मिला हमें जैसा पाकिस्तान की तरफ से हमको देखने को मिला।